दोस्तों, आज की कहानी है शहद सी मीठी आवाज़ को सुनने के लिए विवेक सवाल पर सवाल दाग रहा था और उसी सुरीले नज़र में जवाब दे रही थी बिंदु। बिंदु अयस्क थी और यह सब बातें जानती थी। बिंदु बिंदास भी थी। विवेक युवा था। बढ़ती जवानी का उबलता जोश, उसका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक था। इन बातों का सिलसिला चलना और विवेक बिंदु का एक दूसरे के प्रति आकर्षण का कारण था। बिंदु की पड़ोसन, जो कि विवेक की मुंह बोली माँ थी, उनका स्वभाव हंसी मजाक का था और विवेक भी चंचल था तो खूब जमती थी। यह देख बिंदु का एमन मचल रहा था। विवेक अच्छे घर से था, संस्कारी भी था, लेकिन बिंदु विवेक पर इस कदर आकर्षित हो गई कि कुछ भी करके वो विवेक को पाना चाहती थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए विवेक का भी दिल मचलता था। वो भी अब बिंदु पर फिदा होने लगा। दोनों का आकर्षण अच्छा रूप लेने लगा। विवेक पतंगा सा बन समासी बिंदु की तरफ खिंचा चला जाता, लेकिन उसको इस बात का पता नहीं था कि समा के पास जाने पर पतंगे का क्या हश्र होता है। लेकिन अस्थिर युवा दिल इन सब बातों को नजरअंदाज करता हुआ मदहोशी में खोकर आगे बढ़ने लगा। बिंदु प्रौढ़ थी, लेकिन शारीरिक आकर्षण किसी एक युवती से कम न था। मध्यम बदन, हिरनी से तीखे नयन, गुलाबी की अधखुली पंखुड़ी से गुलाबी होठ, लता सी लहराती लचीली कमर, घनघोर घटा सी जुल्फे, ऐसा भरपूर एवं विवेक को मदहोश कर जाता था। बिंदु विवेक को लुभाने के कोई मौका नहीं छोड़ती थी। विवेक जब भी मुंह बोली माँ के घर आता तो बिंदु नहाकर खुले केसों को सूखे गालों पर लहराती, तो कभी कभी नशीली मुस्कान बिखेरती, कभी तिरछी नैनों से इशारा कर जाती, कभी साड़ी का पल्लू गिरा देती और इन अदाओं से विवेक मचल उठता। वो अंदर ही अंदर तड़फड़ाता इस हुस्न का दीदार करने को। अब वो ख्वाबों में भी बिंदु को देखने लगा था। चकवे की तरह रात भर बातों में मशगूल रहता और मिलन के सुखद सपने संजोता। अंजाम की परवाह किए बिना विवेक नादानी से उस प्यार के कंटक भरे राह पर बढ़ चुका था, जिसका अंजाम बहुत बुरा था। शायद जवानी के जोश में कांटों को तो पार कर लेता, पर आगे जो भयानक दलदल आने वाला था उसका विवेक को भाव नहीं था। अब विवेक पल भर भी बिंदु से दूर नहीं रहना चाहता था। बिंदु बच्चों की माँ थी, पर उसके बदन में वो कशिश थी कि किसी को भी घायल कर सकती थी। फिर विवेक तो एवन की उस दहलीज पर खड़ा था जहाँ से विचलित होना स्वाभाविक था। विवेक अब मस्त भौरा बनकर हर वक्त बिंदु के आसपास मंडराने लगा था। बिंदु की दिलकश अदाएं विवेक को गुलाब की सी महक लगती थी। वो अब उसके और करीब जाना चाहता था। उस तरफ से भी खुला आमंत्रण था। बस विवेक और बिंदु अब मौके की तलाश में, लेकिन विवेक की राह में उसका संकोच भी था। बिंदु उसके लगभग दुगनी उम्र की थी, तो थोड़ी शर्म भी विवेक को रोक रही थी। एक दिन मुंहबोली माँ कहीं रिश्तेदार की शादी में जा रही थी, तो विवेक को घर की जिम्मेदारी सौंप गई कि रात को यहीं सो जाना। आज विवेक के दिल में असंख्य अरमान जग गए। वो दिन भर बस ख्वाबों में रहा और बेसब्री से रात का इंतजार करने लगा। आज बिंदु उसे सावन के घनघोर घटा सी लग रही थी और विवेक उस शीतल बारिश में बदन की तपन को शांत करने के सपने ले रहा था। विवेक से एक पल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बिंदु से बात हो गई थी कि अब मिलना है। उधर बिंदु भी सच संवर कर मोरनी सी मन में नाच रही। आखिरकार वो पल आया जब नामुक्कार पुष्प पराग सा विवेक का दिल और आशंक उसों का आस्वादन कर चुकी तितली सी बिंदु का मिलन होना था। लेकिन विवेक ठिठक गया। आगे बढ़ने में संकोच हो रहा था। बालपन था, यौवन भी भरपूर,
लेकिन कभी पुष्प का रस चखा नहीं था, तो लाज भी आ रही थी। लेकिन ऐसे प्रेम मिलन की कई दहलीजें पार कर चुकी बिंदु ने उसके संकोच को दूर किया और ले गई अपने शयन कक्ष में। अब विवेक की आंखों के सामने वो नजारा था जिसका दीदार वो स्वप्न में करता था। बिंदु ने एवन से भरपूर मदहोश बदन के दर्शन कुछ यूं करवाए कि विवेक ने अब यह दहलीज भी पार कर ली जिस विवेक ने कभी किसी औरत का चेहरा भी गौर से न देखा हो। उसके सामने खिला हुआ गुलाब सा नग्न बदन था जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। विवेक ने भी अब आपा खो दिया और बिंदु से लिपट गया। भंवरा सा पुष्प का रसवादन करने चिपक गया। गुलाब की पंखुड़ी से बिंदु ने उसे आगोश में ले लिया। एक तरफ युवा बदन की तपिश और दूसरी तरफ कामुकता से भरा मदहोश बदन। शरद रात में दोनों का मिलन यूं ही हुआ जैसे सावन में दिन भर छाई घटा झूमकर बरस रही हो। बिंदु ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। विवेक को इस कदर घायल किया कि अब वो उसके आगोश में बाहर नहीं आना चाहता था। इस मधुर आलिंगन से विवेक की चेतना जागी तो भोर हो रही थी। सुबह के 4 बज रहे थे। बिंदु को सोई छोड़कर विवेक घर के इस मिलन के पश्चाताप को विवेक का जीवन ही बदल गया। अब तो सब कुछ भूल गया, बस बिंदु ही उसके लिए सब कुछ थी। सैकड़ों काम छोड़े बिंदु को खुश करने के लिए खूब खर्चा करने लगा, उपहार देने लगा। लेकिन इस दिखावे में विवेक भूल गया कि वो इतनी बड़ी गलती कर रहा है जिसका अंजाम अविश्वासन। विवेक का मन अब काम पर नहीं लगता। सिर्फ बिंदु ही थी उसका जीवन। बदन का मिलन तो दोनों के लिए आम था। कभी भी कहीं भी जिस दहलीज से विवेक कतरा रहा था, अब वो उसके दहलीज को सैकड़ों बार पार कर चुका था। अपने संस्कार, सोच, शर्म और काम विवेक को तुच्छ लगने लगे थे। बस बिंदु का प्यार उसके लिए स्वर्ग के समान था। लेकिन बिना काम यह सब कैसे चलता? पैसे भी चाहिए थे। आए दिन बिंदु की कोई न कोई ख्वाहिश रहती और विवेक खुद भी अब स्टैंड से रहना चाहता था, तो खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन जवान दिल इन बातों को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ता गया। विवेक माँ से पैसे ले लेता, कहता आपिस कर दूंगा। माँ भी विवेक की इच्छा को पूरी करने कर्ज ले लेती और विवेक जब भी मांगता उसको पैसे दे देती। लेकिन कर्ज वापस भी करना होता है। विवेक करता कहाँ से? बिंदु के प्यार से खोकर वो अब काम तो कुछ करता ही नहीं था। कहीं जाता तो 10-12 दिन से ज़्यादा नहीं टिकता। बिंदु का आकर्षण उसे दूर रहने नहीं देता। विवेक अनजाने में ऐसी दलदल में फंस गया था कि ना आगे रास्ता था ना पीछे। धीरे धीरे माँ को शक होने लगा। विवेक के बदले व्यवहार पर, खर्चे पर माँ ने ध्यान रखना शुरू किया तो बिंदु और विवेक के इस रिश्ते का आभास हो गया। कई बार माँ ने समझाया लेकिन विवेक को कहाँ समझ में आता। ना बिंदु उसको कहीं जाने देती। थककर माँ ने एक दिन 4 वर्ष के कर्ज का हिसाब बनाकर विवेक के हाथ में पर्ची थमा दी और बोली कि आज मेरे से घर का दहलीज पर कदम मत रखना। विवेक से पर्ची का हिसाब देखा तो पांव तले जमीन खिसक गई और सर से आसमान भी गायब। विवेक की आंखें फटकर कानों तक जा पहुंची। इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकाएगा? उसका तो पूरा जीवन इसी में चला जाएगा। ना इस नाजायज खर्च के बारे में घर वालों से बात कर सकता। अब करे तो क्या करे? विवेक ने बिंदु से बात की तो बिंदु ने बात टाल दी। उसने अपने दोस्तों से विमर्श किया लेकिन किसी के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। अब कहाँ जाए? कोई दहलीज ऐसी नहीं थी जिस पर विवेक की परेशानी का समाधान हो सके। निराश होकर विवेक शराब पीने लगा। उसकी परेशानी का हल नहीं निकला। अब विवेक और ज़्यादा दलदल में डूबता जा रहा था। एक रोज दूसरे गांव में वो अपने दोस्तों के पास बैठा शराब पी रहा था।
तो उसको बिंदु की याद आई। उसने बिंदु के पास फ़ोन किया, लेकिन बिंदु दूसरे नंबर पर व्यस्त थी। विवेक से 8-10 दफ़ा कॉल किया, लेकिन बिंदु ने जवाब नहीं दिया। विवेक का नशा उतर गया, क्योंकि जो बिंदु हर हालत में विवेक के फ़ोन का जवाब देती थी, आज क्यों नहीं दे रही है। विवेक को गुस्सा आया। वो उठा और पैदल गांव की तरफ कोई 2 घंटे पैदल चलकर विवेक गांव पहुंचा। सीधे बिंदु के घर गया। रात का सन्नाटा था, तो सब सो रहे थे। बिंदु के कमरे के पास पहुंचते ही विवेक के पांव ठिठक गए। कमरे में से मादक आवाजें आ रही थी। कमरे में रोशनी थी, तो विवेक ने खिड़की के छेद से झांक कर देखा, तो विवेक के हाथ पांव शिथिल पड़ गए। मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे लकवा मार गया हो। अंदर बिंदु किसी के साथ हम बिस्तर थी। विवेक वहीं बैठ गया, रोने लगा। गुस्सा आया कि पत्थर लेकर दोनों का सर फोड़ दे, लेकिन पता नहीं क्यों विवेक ने यह विचार अंदर ही दफना। विवेक की रोने की आवाज़ शायद बिंदु के कान में पड़ी। वो आधे अधूरे कपड़े पहनकर बाहर आई और गुस्से में बोली, तू यहाँ क्या कर रहा है? किससे पूछकर मेरे घर में आया है? विवेक निशब्द था। उसकी जबान तो बेजान हो गई थी। बिंदु बोलती रही, तेरे पास अब है ही क्या? यह देख राज, आज पहली बार आया है। यह सोने की चैन दे है, तेरे पास क्या? अब निकल मेरे घर से, कहते हुए बिंदु ने विवेक का हाथ पकड़कर धक्का दे दिया। बिंदु की ऊंची आवाज पड़ोसियों ने सुनी तो दौड़कर आए। वहां विवेक को नशे में धूत और आधे अधूरे कपड़ों में बिंदु को देखा तो बिना हकीकत जाने सबने विवेक को ही गलत मान लिया। आधी रात के इस शोर से काफी लोग इकट्ठे हो गए और बात विवेक के घर तक ही पहुंच गई। विवेक के घर वालों को यकीन नहीं हुआ कि उनके लाड पार का या सिला मिलेगा। उन्होंने विवेक को वहीं छोड़ा और बोले कि पुलिस को बुलाओ या जो भी करना है करो, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। विवेक की मुंहबोली माँ बीच बचाव करके विवेक को बाहर ले गई और बोली, तूने आज तक मेरी बात नहीं मानी। आज एक अंतिम बात कह रही हूँ, यहाँ से दूर चला जा और जब तक ना आना, जब तक तू इस कलंक को मिटा ना दे। समय हर घाव को भर देता है। कुछ ऐसा कर कि यह बात सब भूल जाए और नए विवेक को सब याद रखे, कहकर माँ अंदर चली गई। विवेक चेतनाहीन हो विवेक अपने घर की तरफ चला। छत पर जाकर सो गया, जहाँ वो अक्सर बिंदु से मिलने के बाद आकर सोता था। पुरानी बातें याद आ रही थी, जो विवेक के दिल पर गहरा आघात दे रही थी। नींद दूर दूर तक नहीं थी। चिड़ियों के चहकने की आवाज़ से पता चला कि सुबह हो गई है। विवेक अपने अंजाम तक पहुंच गया था। अब बस आखिरी दहलीज तक जाना था।